आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान को इंतखाबी स्टंट करार दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के बयानात का नोटिस ले। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला या किसी दूसरे सियासी लीडर के इल्जामात का मुकाबला करने का ये सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी की लड़ाई नहीं बल्कि आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी काफी मजबूत है क्योंकि लोगों की जबरदस्त हिमायत हर जगह देखी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के मरहामा, सरहामा, वाघामा और दीगर इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब कर रही थी। उनके हमरा अब्दुर्रहमान वीरी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। महबूबा ने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें वोट दें। बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म के बयानात जो इतनी बड़ी लेवल लीडरशिप की वहाँ से आ रहे हैं, जो बेरोज़गारी की कोई बात नहीं कर रहा है, जो 20 करोड़ नौकरियाँ इनको देनी थी उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई उसकी बात नहीं कर रहा है, और इस वक्त हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो कहीं ज़िंदा है तो इसके जैसे वो अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई एक्शन लेती है, तो इतना बड़ा ऐसा इस किस्म का स्टेटमेंट आना कि भाई मुसलमानों को सारी संपत्ति देने वाले हो, तो कांग्रेस तो 50 साल इस मुल्क में सरकार में थी, तो 50 साल में तो उन्होंने मुसलमानों को कोई संपत्ति नहीं दी, तो अब क्या देंगे। मैं समझती हूँ ये अफसोस वाली बात है और प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा, ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। आप देख रहे हैं ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये क्या समझते हैं। हो सकता है मुझसे रूठे हुए थे कि कुछ वक्त के लिए, मगर आज इतनी देर के बाद दिल भरा है। ये देखिए कैसे निकले इस्तेकबाल के लिए। बहुत पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इंडिया अलायंस में वोट के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए है। उन्होंने कहा कि वो राहुल की आवाज और लड़ाई के साथ है। देखिए, हम इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करे नहीं करे, हम राहुल गांधी के साथ हैं जिसने इस वक्त मुल्क में भाईचारे को, मुल्क के आईन को बचाने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसने इस मुल्क को टुकड़ों में बांटने को के खिलाफ आवाज उठाई है। हम उस आवाज के साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में एक बड़ी अवामी जलसे से खिताब किया और उमर ने पीडीपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम मुफ्ती सईद को गैर मशरूत हिमायत देने और बीजेपी को न लाने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया। उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने दौर में नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकती थी। याद करिए जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहाँ तबाही और बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद हैं, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है, आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है।
जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल, मिला में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में लोगों से कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। उमर ने कहा कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी 80% है और मुस्लिम सिर्फ 14% है। उमर ने कहा कि मुस्लिम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक से ज्यादा कुछ नहीं। तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हमेशा फिरकावाराना सियासत करते हैं और उन्होंने कहा कि बतौर सदर हिंद सबसे बड़ा ओहदा एक मुसलमान को दिया गया था और ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने वजीर के तौर पर काम किया है। गुप्ता ने उमर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि एनसी हुकूमत कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की भी जिम्मेदार थी। उमर अब्दुल्ला का हालिया एक बयान आया है, उस सिलसिले में जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कविंद्र गुप्ता, उनसे उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। कविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 80% हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जबकि 14% मुसलमान हैं। उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। 1947 से लेके आज तक जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल भरपूर जो शमूलियत है सरकारों में दी गई। जब से दौर इख्तियार में बीजेपी आई, उन्होंने मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया या कैबिनेट में भी नहीं रखा। क्या कहेंगे? देखिए, हमने राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, हमने अपनी यहाँ पर जो स्टेट की मिनिस्ट्री थे उससे अब्दुल गनी कोहली को यहाँ मिनिस्टर बनाया। भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी है, ना तो हम कहते हैं कि कोई खतरा है, खतरा उन लोगों को होना चाहिए जो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस इस प्रकार की किसी भी ताकत को बर्दाश्त नहीं करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला हिंदू मुसलमान कह करके भड़काना चाहते हैं। उनका इलेक्शन का मुद्दा यही है। पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। हालांकि ये पूरे बहुमत में सरकार में रहे तो इन्होंने इनके दौरान एक विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडित समाज का। ये लोग जहाँ पर कुछ ज़्यादा खुद इस प्रकार की बातें करके वहाँ पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी बारामूला हल्के से सज्जाद गनी लोन की हिमायत करेगी। जब उनसे उमर अब्दुल्ला के उसी हल्के से लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगरचे शुमाली कश्मीर से सख्त मुकाबला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लोग तब्दीली को वोट देंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि वो वादी की तीनों पार्लिमानी नशिस्तों से जीतेंगे। बुखारी ने कहा कि उन्हें A, B और C टीम कहने वाले बीजेपी के दौरे हुकूमत में वजीर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक खातों को जब्त कर लिया गया। अगर वो अपने खातों को जारी नहीं कर सकते तो वो लोगों की मदद कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, वजह सीधी सी है। देखिए, अगर वो सज्जाद साहब को ने कहा कि सपोर्ट करो भाई, हमने कहा जरूर करना चाहिए। अगर रिवायती सियासतदानों को दूर रखना है तो ये जायज़ सी बात है कि हम दो जमातों को मिलना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे और हम मजबूती से उनका साथ दे देंगे। आप देखेंगे, आपने देखा होगा सभी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो नॉर्थ की हमारी है, सब लीडर यहाँ थे, तो बे इत्तेफाक राय हमने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे।
अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला तो हर जगह ये पुख्ता होता है, ऐसा तो है नहीं कि इट इज़ नॉट अ केक वॉक फॉर एनी पार्टी एनीवेयर। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑल पार्टीज वर्सेज एनसी, तो किस तरह? देखो, एनसी अकेली होती तो मैं ये मानता उनका, शिवसेना उनके साथ है, वो कांग्रेस भी है, ठीक है उनका अकाउंट कुछ बंद है, लेकिन है तो वो भी, तारगामी साहब भी उनके साथ हैं, और भी यार बहुत सारी पार्टियां हैं उसमें, यार मुझे नाम नहीं याद आता है उसमें। हाँ, खाली वो पीडीपी वाला कोई ड्रामा चल रहा है, वो पीडीपी वाले वहाँ साथ नहीं है, ऐसे अंदर किन कर्मस्कात क्यों? वो वोट हमसे ही कट रहा है ना, जो पीडीपी में जा रहा है, वो तो हमारा ही वोट था, क्यों पीडीपी का वोट तो हमारे पास ही आना है सब। तो अब वो उन्होंने शायद इसलिए किया, पीडीपी बीच में आ गई ताकि वो वोट कुछ हमारा काटे, तो कोई बात नहीं। अनंतनाग और श्रीनगर से आपने कैंडिडेट उठाए हैं, तो किस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं? और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि साउथ में जो है महबूबा मुफ्ती है, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो काफी टफ कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। एक दिन 2019 शायद 19 या 20 जनवरी था, मुझे निकाला गया था पीडीपी से। उस वक्त मुझे प्रेस ने पूछा था, आप कुछ बताओ, आपके निकालने के बाद आप कुछ बताओ। मैंने प्रेस को उस वक्त भी कहा था, सब बातें कही नहीं जाती है, कुछ बातें लोग जवाब देते हैं। और मैं आज भी आपको बताता हूं, शायद पीडीपी का गुस्सा अभी भी लोगों में है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की नफरत है। उस नफरत का लोगों ने सबूत 2019 के इलेक्शन में दिया था, जब वो चारों असेंबली क्षेत्रों से हार गई जिनको उसने रिप्रेजेंट किया था, और तीसरे नंबर पे आ गई थी। मगर दबांचना सबक्शन है चाके, शी डिड नॉट लर्न फ्रॉम हर दैट मिस्टेक। और इस बार भी वो शी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी नंबर 2, शी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी नंबर 2, शी विल बी दिस टाइम ऑल्सो नंबर 3। पीडीपी के रियासी सेक्रेटरी आरिफ लाइगरू ने कहा कि सियासत सिर्फ नजरियात की जंग है, और अगर अल्ताफ बुखारी ने सजाद लोन को सपोर्ट करने का फैसला किया तो उन्हें करने दें। आरिफ ने कहा कि उन्होंने वहां से अपने उम्मीदवार फयाज मीर को मैदान में उतारा और वो पुरुम्मीद है कि जीत उनकी होगी। आरिफ साहब, ये बताइए, अभी एक स्टेटमेंट आया है जहां पे अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है उस पे हम ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं सजाद लोन को। देखिए, जहाँ तक बारामूला का सवाल है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ आइडियाज। अगर उनका थॉट प्रोसेस मिलता है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो कर सकते हैं सपोर्ट। हमें क्या दिक्कत हो सकती है इस चीज से? तो अगर कर सकते हैं, उनका आपस में मिल गया है, ये चीज किसी ट्रैक पे मिल रहा है तो ठीक है। तो पीडीपी को क्या दिक्कत हो सकती है इस चीज से? हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स वहाँ से फयाज अहमद मीर साहब है, तो हम ज़मीनी सतह पे वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों का भी रिस्पांस वहाँ से ठीक है। तो इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हम तो ईमानदारी से अपना एजेंडा, अपना मौकूफ़ जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का, उस पर काम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि ये जमातें खौफजदा है और उन्हें समझ आ गया है कि अवाम किसके साथ है। इफ्रा ने कहा कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर का इस्तेमाल किया, ये शर्म की बात है कि ये जमातें उनकी हिदायत पर अमल कर रही हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक तबके के लोगों पे बुलडोजर चलाए, मुसलमानों के घरों पे जम्मू और कश्मीर में बुलडोजर चलाए, हल्द्वानी में बुलडोजर चलाए, असम में बुलडोजर चलाए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाए, जिन लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा, जिन लोगों ने कल बयान दिया कि जिन मुसलमानों के इतने सारे बच्चे होते हैं, और अब एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, इन लोगों के साथ साफ साफ तौर पे ये लोग मिले हैं और साफ साफ तौर पे आज ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। शर्म की बात तो ये है। इसमें बस एक मुख्तसरन ये कहूंगी कि 1977 का हमें मंजर याद आता है। 1977 में बिल्कुल यही सिचुएशन हुई थी, बिल्कुल यही सीन हुआ था, जब
जनता पार्टी जो थी वो बनी थी। इसी तरह जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज या लोग थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली के साथ मिले हुए थे, उन सभी ने जनता पार्टी बनाई थी और जम्मू और कश्मीर की आवाम ने वोट करके, हजारों लाखों की तादाद में वोट करके उन सारी जनता पार्टी को हराया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने श्रीनगर में पार्लिमानी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर के जिला सदर आमिर भट्ट के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दे दी है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्ला और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा भी मैदान में है। यहां चौथे मरहले में 13 मई को पोलिंग होगी। हदबंदी से कबल गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में श्रीनगर निशस्त पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की थी। अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर भी मैदान में है। उन्होंने असेंबली इंतखाबात 2014 में उमर अब्दुल्ला को सनवार सीट से हराया था। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के शेख इशफाक जब्बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली रह चुके हैं और अब उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आमिर अहमद भट्ट, जो कि श्रीनगर से डीपीएपी के कैंडिडेट होंगे। अभी इनका अनाउंसमेंट हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर सीट को किस तरह देख रहे हैं और कितना टफ कंपटीशन ये श्रीनगर से देख रहे हैं। देखिए रईस साहब, पहले तो अल्लाह का लाख लाख करम है। उसके बाद मैं आज़ाद साहब का जितना शुक्रिया अदा कर सकूं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक इज्जत से, खाली मुझे नहीं हर एक नौजवान को पार्टी में इज्जत से नवाजा है। रही बात श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट की, मुझे नहीं लगता कि कोई टफ कंपटीशन है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये नौजवानों का इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन नहीं, लड़ाई है नौजवानों की, उन पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया। अब मुझे पूरा यकीन है कि नौजवान उस बात का, उस इस्तेसाल का जवाब देंगे अपने वोटों से। और मेरी नौजवानों से अपील रहेगी कि मेहरबानी करके इस बार अपना वोट जाया ना करें। जिस तरह से एनसी का कहना है कि जो अपनी पार्टी है जेकेपीसी या फिर डीपीएपी, इनको बीजेपी की बैकिंग हासिल है, तो किस तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें? देखिए, ये जो ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी बोलते हैं, इनको बोलिए कि पहले अपने आप पे नजर डालिए कि पहले कौन उन पार्टियों में मिनिस्टर्स थे कि उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी के साथ। और आजाद साहब ने ये क्लियर कर दिया हम जैसे नौजवानों को आगे लागे कि हम न ए पार्ट है, न बी पार्ट है, न सी पार्ट है। जिस तरह से हमने देखा कि अनंतनाग पार्लियामेंट सीट से आज़ाद इलेक्शन के लिए उतरे थे, तो फिर उन्होंने नाम वापस लिया, तो कितना टफ कंपटीशन अनंतनाग से भी देख रहे हैं? देखिए, टफ कंपटीशन की बात नहीं थी, ये हमारा जाती फैसला था वर्कर्स का और सीनियर लीडर्स का कि आज़ाद साहब अगर वहां से लड़ेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे, तो उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो एक हमारे वर्कर्स और जम्मू कश्मीर में गलत इंफॉर्मेशन चली जाती, तो हमने आज़ाद साहब को मजबूर किया कि वो वहां से बैकआउट करें और जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ रहे। प्रायोरिटीज क्या रहेंगी आपकी श्रीनगर में? देखिए, आपको खुद पता है कि जो डेवलपमेंट 70 साल से होनी थी वो आज तक नहीं हुई। बेरोजगारी आपको पता है कि किस हाइट पे पहुंच गई है। हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है। आप देखिए बिजली की फीस, आप गरीबों की हालत देखिए। इंशाल्लाह अगर लोगों ने चांस दिया, नौजवानों ने मुझे चांस दिया, तो ये बातें पार्लियामेंट में जरूर उठेंगी और इनका हल भी निकलेगा इंशाल्लाह। आने वाले इलेक्शन में डीपीएपी को कहां पे देख रहे हैं? देखिए, आज बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 जून को यहीं पे मिलेंगे और इंशाल्लाह जीत के साथ मिलेंगे। डीपीएपी की जानिब से श्रीनगर के लिए ऐलान करदा उम्मीदवार पर तबसरा करते हुए पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी तरजीह नौजवानों को सियासी प्लेटफॉर्म पर लाना है और अब तक डीपीएपी ने अनंतनाग और श्रीनगर से 2 नौजवान चेहरे पेश किए हैं। आजाद ने कहा कि उन्होंने कभी खानदानी सियासत की वकालत नहीं की। आजाद ने कहा कि अगरचे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन मुल्क में जारी इंतखाबात के गैर मुतवक्का नताइज हो सकते हैं। एनडीए का ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस के बजाय इलाकाई जमातों से है। आज़ाद ने लोगों से अपील की कि वो एडवोकेट सलीम को वोट दें। आज़ाद के साथ अल्ताफ निज़ामी, MY गोरसी, अल्ताफ अहमद और दीगर रहनुमा भी थे। आज़ाद ने अनंतनाग के बुलबुल नौगाम इलाके में रोड शो के बाद अवाम से खिताब किया। यहाँ साउथ कश्मीर अनंतनाग राजौरी से जो उम्मीदवार उठाया, पढ़ा लिखा उठाया, 40 साल वाला। श्रीनगर जो कि हमारे स्टेट का दिल है, दारुल खिलाफा हमारे स्टेट, वो लड़का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मेरी पार्टी का और 35 साल उसकी उम्र है, सिर्फ 35 साल, और पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी जानता है, उर्दू। बहुत तंग आ गए हैं खानदानी राज से लोग,
और गुलाम नबी आजाद भी वही करेगा तो फिर फर्क क्या रहा। मैं तैयार करूंगा अवाम के बीच में रहने वाले, हर स्टेट में अलग अलग लड़ाई, और एनडीए की लड़ाई स्टेटों में, ज्यादातर स्टेटों में रीजनल पार्टी से, और जहां कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां एनडीए की हुकूमत कांग्रेस की। लेकिन चूंकि कांग्रेस की हुकूमत 2-3 स्टेटों में ही है, बाकी स्टेटों में अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, तो उनके साथ लड़ाई। अब ये देखते हैं कि रीजनल पार्टीज और जिन स्टेटों में कांग्रेस है वो कितनी टक्कर एनडीए को देती है। पॉलिटिकल पार्टी ना एनडीए के साथ है ना इंडिया ग्रुप के साथ है। मेरा फर्ज बनता है कि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस लीडर भरत सिंह सोलंकी ने दावा किया कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर लोगों की भरपूर हिमायत पार्टी को हासिल हो रही है। जम्मू में कांग्रेस की आज मीटिंग हुई जिसमें इंतखाबात पर तबादले ख्याल किया गया। सर, जम्मू रियासी का चुनाव आने वाला है, अभी पोलिंग 26 तारीख को होगी। आज भी आपने मीटिंग करी है, तो किस तरह की तैयारी है और क्या उम्मीद है कांग्रेस को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से? जम्मू रियासी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमारे प्रत्याशी रमन भल्ला जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, और हमारे सभी सीनियर लीडर्स, पीसीसी अध्यक्ष से लेके हमारे उधमपुर के उम्मीदवार लाल सिंह जी के साथ, और बाकी के यहाँ हमारे जो लीडर हैं जम्मू के, एक्स मिनिस्टर्स हैं, पीसीसी के चीफ, बाकी के लोग हैं, सब अपने इलाकों और दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं और जनता के साथ, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी ने जो राहुल गांधी ने 5 गारंटी दी है उनके बारे में, और बीजेपी ने क्या क्या रूल किया वो तो जनता जानती है। ये जो जनसंपर्क हो रहा है तो कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। सीनियर लीडर बीजेपी चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि म्यांमार के रोहिंग्या जम्मू के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने अपने दौरे हुकूमत में उन्हें जम्मू में रहने के लिए मुफ्त रास्ता और दीगर हुकूक फराहम किए थे। उन्हें वोट का हक, आधार और जगह गैर कानूनी तौर पर फराहम की गई। पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा ने कहा कि बड़ी हद तक उनके पास से गैर कानूनी दस्तावेजात जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में वोट डालकर ऐसी साजिश को नाकाम बनाएं। इस वक्त लोग फैसला करने वाले हैं, खास करके जम्मू सीट पे, जम्मू रियासी सीट पे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा क्राइम एक हुआ है जिसकी निशानदेही आपको करनी चाहिए। 2018 में सुंजवा आर्मी कैंप पे हमला किया था टेररिस्टों ने। उसमें आर्मी के लोगों के क्वार्टर्स पे हमला किया था, उनकी फैमिलीज टारगेट की गई थी। फिर 2022 में दोबारा हुआ वह हमला, बीच में कालूचक वाला मामला भी आया, वहाँ भी हमला हुआ था। तो जब डिफेंस वालों ने इंक्वायरियाँ की तो हर बार ये चीज़ सामने आई कि वो लोग जो बाहर से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जो रैकी की यहाँ पे, वो उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के घरों में रुक के की। दीज पीपल फेलिसिटेटेड देम टू अंडरटेक रैकी। तो ये जो लोग हैं सिक्योरिटी रिस्क हैं। जब रमन भल्ला जो आज चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस ने रमन भल्ला को खड़ा करके हमारे डोगरों की एक बार फिर से बेइज्जती करने की कोशिश की, उसके टाइम में जब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस वक्त इनके आधार कार्ड बने थे, इनके राशन कार्ड बन गए थे, लाइसेंस मिल गए थे, इनके घरों में बिजली और पानी की सप्लाई थी, हर सुविधा इनको उस वक्त दी गई थी। जम्मू में जो शुरुआत इनकी हुई थी 2002 के बाद, जब यहाँ पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार के दौरान इन्होंने वहाँ से आना शुरू किया था। और ट्रेनों की ट्रेन ये लोग आते थे, फटे हाल आते थे, फटे हुए कपड़े पहने होते थे, अलग अलग बस्तियों में प्लांट तरीके से इनको बिठाया जाता था
इनके ही सत्ताधारी लोगों के ही ओन्ड प्लॉट होते थे जहाँ पे ये लोग रहते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मशरूमिंग बढ़ती गई। लेकिन 2014 तक इन लोगों ने तकरीबन जम्मू पूरा घेर लिया था, और खाली जम्मू ही नहीं, जम्मू से निकल के डोडा, किश्तवाड़, अपर रेंजेस में जहाँ कहीं मुस्लिम डोमिनेंस भी है वहाँ इनको इजी शेल्टर मिल जाता था। इनके बच्चों ने तो यहाँ पर शादियाँ तक भी करनी शुरू कर दी। कई इनकी लड़कियों ने यहाँ के लोकल मुस्लिम लड़कों से शादियाँ भी की हैं। ये तो आगे मल्टीप्लाई भी हो गए हैं बड़े फास्ट। और मुझे लगता है कि लगातार हमारी मुहिम भी चलती रही। जब हम अपोजिशन में थे, हम सरकार में भी रहे, हमने तब भी इस बात को उठाया, और केंद्र सरकार इस बात को लेकर गंभीर भी है। वो खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर ये गैर कानूनी तरीके से बर्मीज जो बांग्लादेशी रह रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिला गांदरबल में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और पार्टी उम्मीदवार बराए श्रीनगर वहीद रहमान पर्रा के साथ पार्टी के सीनियर लीडरान बशमूल रियासती जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद मीर सब डिवीजन कंगन में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। पर्रा ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बाइकआउट की पॉलिसी से गुरेज करें और वोट डालें, क्योंकि वोट ही वाहिद हथियार है जो इन सियासी जमातों को शिकस्त दे सकता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुश्किलात में डाला। पर्रा ने गांदरबल टाउन के टाउन हॉल में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। ग्रेजुएशन करमुत, DTS करमुत, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखा तो वो उठा के घर जब पहुंचा तो उसने रोया। तो आई थिंक हमारी कोशिश है कि हर जगह जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बहाने, वोट के बहाने, जमहूरियत के बहाने बातचीत छेड़ी जाए, और ये जो घुटन है, जो लोग सफोकेट हुए हैं, अंदर ही अंदर मर रहे हैं, तो इस बहाने हम आते हैं, लोग बात करते हैं, सुनते हैं। कोशिश ये है कि एक स्पेस मिले लोगों को, उस स्पेस में कम से कम लोगों को ये लगे कि हम अभी जिंदा है यहाँ। तो अगर आप जीतते ही पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या आवाज़ लेके जाएंगे? हमारी आवाज़ ही हमारा मंशूर है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि इतने बड़े ऐवान में, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्लियामेंट में, इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी जमहूरियत में, कि हमारी बात ही नहीं होती। चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो गुजर हमारा भाई हो, चाहे पहाड़ी हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, डोगरा हो, जम्मू का हिंदू हो, पंडित हो, या लद्दाख के लोग, वो भी सड़कों पे है। हर किसी सेक्ट को लगता है कि हमको हमारी सुनवाई इस वक्त किसी भी लेवल पे नहीं। तो ये कोशिश PDP की तरफ से जो महबूबा जी ने एक शुरुआत की है यहाँ, कि मोहल्ले मोहल्ले स्ट्रीट पर वो बात करती है, यही आवाज़ उनकी नई दिल्ली के ऐवान में पहुंचे, ताकि लोगों को लगे चलो ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हमारी सुनवाई हो रही, कोई लीडर है जो बात करता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पारसवानी कुंजर में अपनी पार्टी के मुनक्किदा कन्वेंशन में काफ़ी तादाद में लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। भारी तादाद में मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। मीर की पारसवानी आमद पर उनका रिवायती लोकगीत के साथ वालहाना इस्तकबाल किया गया और मीर ने कहा कि अपनी पार्टी सच की सियासत करके जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छा मयार ज़िंदगी फराहम करना चाहती है। मकसद हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग को बेहतर मयारी ज़िंदगी इनके लिए फराहम हो। हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि उनको जेलों की तरफ न जाना पड़े, उनको गोलियों का निशाना न बनना पड़े, उनका रास्ता कब्रिस्तान की तरफ न हो बल्कि तरक्की की तरफ है। इस इलेक्शन का मुद्दा है उस नैरेटिव को, जिस नैरेटिव ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह किया है, जिस नैरेटिव ने हमारे नौजवानों को के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, उस नैरेटिव को ख़त्म करना, यही इस इलेक्शन का बड़ा मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP ने यहां BJP के साथ हुकूमत साजी की और इसका खामियाजा आज तक जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने यारीपुरा में इलेक्शन रैली से खिताब किया। पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद, सीनियर लीडर सकीना एतू, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार ने भी खिताब किया। आज उन ताकतों को भी जवाब है जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करती हैं। उनको भी ये मालूम होगा कि साउथ कश्मीर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में खड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा है। जो एक गलत तासुर दिया जाता है साउथ कश्मीर के बारे में, आज आपने खुद देखा यारीपुरा के ज़मीन में लोगों की तादाद आपने खुद देखी और जिस तरीके में उन्होंने अपने लीडर्स
उमर साहब का और बाकी हमारे जितने भी लीडरान हैं उनका इस्तकबाल किया, वो काबिल तारीफ है। और वो एक मैसेज है उन ताकतों, खासकर PDP के लिए, जो अपने आप को बार बार बोलती रहती है कि साउथ कश्मीर बैशन। साउथ कश्मीर किसी का बैशन नहीं, जागीर नहीं है ये। हमने तो कभी बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाए, हम NDA का हिस्सा थे, हमने सरकार नहीं बनाई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा कि वहाँ पे महबूबा जी ने वहाँ पे उसने शमसीपुरा में कहा कि अगर बीजेपी को दूर रखना है तो PDP को वोट डालो, और उसके 1 महीने के बाद उन्होंने उनके साथ अलायंस किया। तो अगर उन्होंने अलायंस उनके साथ की और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बीजेपी को यहाँ पे किसने सेक्रेटरीट में किसने उनको एंट्री दे दी, तो वो सब लोग जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, तब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, और किसी के पास ये मैंडेट नहीं है, अगर मसला हल कर सकता है तो वो वही कर सकते हैं। तो उनके कैंडिडेट जो है वो मुझे मालूम है, आज वो देखो, सबसे पहले मैं DAP की बात करूंगा। उनका जो कैंडिडेट है सबसे पहले मैं उसको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि वो DDC मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर बना, वो पहले रिजाइन करे, उसके बाद इलेक्शन लड़े। अगर उसका जमीर है, उसका अगर जमीर है, वो रिजाइन करे, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर उसने जीता। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मर्तबा का पार्लिमानी इलेक्शन सड़क और बिजली के लिए नहीं बल्कि बड़े मकसद के लिए है। मुफ्ती ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक छीने गए और लोगों का दम घुट रहा है। आज अलग हालात 2019 पे गए हालात बदल। वनकस पार्लियामेंट इलेक्शन यह तार तो बिजली तो ट्रांसफार्मर खतर कि थो खुदा सद खतर याद यह अम खतर दम गो पतम 5 वरी यस कथ बनान करान युस नौजवानस वत पे मोबाइलस थप दिवान पे वुचान वातान पुलिस स्टेशन दपान चाव ना पाकिस्तान फोन करता सदी में मे कर सब ये सात चाहे नौजवान सान जेलन मज बाकी मुश्किलात आई बह द्रायस मे कर पन कत बदस्तूर बराबर मगर मैं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान डॉक्टर एजाज ने कहा कि वो अनंतनाग में PDP और हम ख्याल जमातों की हिमायत करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो श्रीनगर हल्के इंतखाब में उनकी हिमायत करें। PDP के रियासी सेक्रेटरी आरिफ लाइगरू ने कहा कि उन्हें किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं, वो अगले 2 दिनों में कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। We are open to the, we can say, political parties. Agar if the PDP will support us in the central Srinagar seat, which we are going to file the nomination for, so definitely our party is going to open with the open-minded and the like-minded people who will support us in our seat where we are fighting. अगर हम बोलेंगे कि जो साउथ कश्मीर की सीट है, डेफिनेटली हमारी पार्टी उसके लिए सपोर्ट देगी। We are an open-minded party और यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। If anybody will support us at any point of time, we are not going to leave them in the lurch. इतना कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट एक ऐसी पार्टी है जो कि कश्मीर को यूनाइट देखना चाहती है। चाहे किसी वक्त में कोई सेपरेटिस्ट कहलाया, किसी को सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, किसी को हार्ड लाइनर कहते थे, तो हमारी पार्टी ये कहती है कि वी वांट टू यूनाइट जम्मू कश्मीर फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ जम्मू कश्मीर। सो लेट्स सी कि वो बातचीत कहाँ तक पहुँचेगी। सून यू विल गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम आवर साइड एंड यू विल बी कवरिंग इट ऑनली। कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूँ उनके कहने पे, लेकिन उनका ये अभी कहना, ये तो मुझे बचपना लग रहा है कि जब्बार साहब का ये कहना अभी कि जबकि हमारा नॉमिनेशन डे आफ्टर टुमारो वहीदुर रहमान पर इंशाल्लाह रहमान ये नॉमिनेशन दायर करेंगे DC ऑफिस में। तो जो भी रुझान है सेंट्रल कश्मीर का, इंशाल्लाह तो जहाँ तक लोगों का रिस्पांस हमें लग रहा है कि हमें पब्लिक आउटरीच इस टाइम पे हर जगह चल रही है, हमें तो लगता है हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल कश्मीर में। बाकी उन्होंने जो कहा तो हम उस पर कोई तनकीद नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस टाइम इस टाइम सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़ोर पकड़ रहा है ये चुनाव, तो आने वाले वक्त में आपको फैसला पता चल जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी लेह के सदर रिंगजिन नामग्याल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही लद्दाख के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि माजी के तर्ज अमल के मुताबिक जिला लेह को मैंडेट मिलेगा और कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2019 लोकसभा इंतखाबात के नताइज के फौरन बाद से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। उधर जराये के मुताबिक बीजेपी लद्दाख से अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारने जा रही।
न्यूज़ 18 के व्यूवर को जुलिया नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिगजिन नमग्याल जी। सर क्या बोलेंगे आप? 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं। अभी रहा नहीं मुरुब जी, कुछ दिन ही रहा है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम कांग्रेस पार्टी पूरा लद्दाख की कांग्रेस जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में ही हमारा कैंडिडेट का घोषणा लोगों के सामने बहुत जल्द होगा, ये आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ। तो कांग्रेस की बात करें सर, मैंडेट की बात करें तो चर्चा में है जिंगरिन जोरा, उसी तरह करगिल से भी कुछ नाम चर्चा में है। तो क्या मैंडेट आपको ले आने की उम्मीद है या करगिल डिस्ट्रिक्ट को जाने की उम्मीद? नहीं, मैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस का एक प्रेसिडेंस रहा है कि जो कांग्रेस का मैंडेट है हमेशा एक ले में ही आज तक आता था, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी मैंडेट ले में ही आएगा। जी, तो ये सर लद्दाख लोकसभा सीट पिछले 2 इलेक्शन बीजेपी जीत चुका है, आप तीसरी बार भी वो कैंडिडेट उतारेंगे, तो कांग्रेस पार्टी कैसे इसको देखते हैं? इस बार कितना चैलेंजिंग रहेगा? नहीं, खैर ये तो कहना ज़रूरी है कि इलेक्शन सबके लिए एक चैलेंजिंग होता ही है, मगर हमारे जो तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन के लिए 2019 से ही तैयारी किया है, तो हम अपने तैयारियों के साथ आपको ये कह सकते हैं कि हम अच्छी तरह बड़ी बहुमत से इस बार हम सीट निकल सकते हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस ही है जो मजहब पर सियासत करती है। सीनियर न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी के साथ खास बातचीत में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो स्कीमें शुरू की है वो ज़ात या मजहब से कतई नज़र सबके लिए है, और ये कांग्रेस ही है जिसने हमेशा मजहब और ज़ात पात पर सियासत की है। सर, अपोजिशन का आरोप है, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक भाषण दिया था जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ कहा। अपोजिशन अब ये कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट है, स्पेशली प्रधानमंत्री का नाम लेकर, कि वो एंटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसे कैसे देखेंगे सर आप? मुझे लगता है कि ये जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स या कॉम्युनल अप्रोच की जो धारणा थी, ये समाप्त हुई मोदी जी के कार्यकाल में हुई। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नीड बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स लाई गई। अगर पक्का मकान बनाना है तो कलेक्टर की जिम्मेवारी लगी, डीसी की, आप सूचियां बनाइए किस किस को आवश्यकता बनाना है। हमने देखा नहीं आंख बंद करके कि भाई हिंदू है कि मुसलमान है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, ये भी नहीं कि किस पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है। विश्वकर्मा स्कीम में तो हर वो तबका आता है, और जैसे मोदी ने कहा मैं सिर्फ 4 जातियों को जानता हूँ, किसान, युवा, महिला और गरीब। और अब हमारे मैनिफेस्टो में आया कि 10 वर्ग, उसमें एल्डर सिटीजन्स भी आए, उसमें न्यू मिडिल क्लास वो, क्योंकि 25 करोड़ गरीब जब गरीबी रेखा से निकल आए हैं तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। लेकिन उन 25 को भी अब छोड़ दिया जाएगा, नॉट टू बी लेफ्ट टू फेंड टू देम से। अब उनका भी ध्यान करना जब तक वो सेटल ना हो जाए, इसलिए उनके लिए न्यू मिडिल क्लास, इसलिए मछुआरों के लिए अलग, वंचित सेक्शंस के लिए अलग। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपके सोशो इकोनॉमिक और आपकी अन्य मापदंड के आधार पर आपको अप्रोच किया गया, ना कि आपको धर्म मजहब को। तो मुझे लगता है कि ये बयान जो इस तरह के आते हैं वो उन पार्टियों की ओर से आते हैं जिन्होंने हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ा करके, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ा करके 60-70 वर्ष राजनीति की। अब उन्हें लगता है कि ये समाप्त होने लगा तो अब हमारा क्या बनेगा। कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास है कि गत 40-50 वर्षों में एक ही इलेक्शन में ये एक प्रदेश में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ बढ़ाते थे और उसी इलेक्शन में दूसरे प्रदेश में मुसलमान को हिंदू के साथ भड़काते थे। यानी इनका मजहब निभाने का भी कोई ईमान नहीं है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब ना चाहिए मुझे ईमान चाहिए, तो इनका तो मजहब के मामले में भी कोई ईमान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इन बातों का कोई असर रहता और आम व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ये तफसीली बातचीत आप आज रात 8:26 पर देख सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यू एंड एडवांस प्री वेडिंग पार्टी, शराब के नशे में धुत व्यापारी बाप बेटे की गुंडागर्दी। दिल्ली के गाजीपुर में धक्का कोड़े का पहाड़,
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी साजिश केस में एक बड़े क्रैकडाउन में, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता ममनुआ दहशतगर्द तंजीमें और उनकी शाखें शामिल हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरे कश्मीर में 9 मकामात पर छापे मारे। हाइब्रिड दहशतगर्दों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापों के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेस, जिनमें बड़े पैमाने पर मुजरिमाना डेटा और दस्तावेजात शामिल थे, जब्त कर लिए गए हैं। उनका ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीमों जैसे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, अल कायदा से है। इन तंजीमों के हमदर्दों और कारकुनों के ठिकानों की भी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जिला श्रीनगर में कई छापे मारे। ये छापे दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस के सिलसिले में मारे गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सियाचिन का दौरा किया और फौजियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने सियाचिन में तैनात फौजी जवानों की खिदमत को गैर मामूली बताया। राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन का दौरा किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का ज़मीनी जायजा भी लिया। सख्त मौसम और सख्त खित्तों में बहादुरी और अज़्म के साथ कौम की हिफाजत करने पर सिपाहियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सियाचिन के बर्फीले ग्लेशियर में हमारे सिपाहियों की बहादुरी और फौलादी कुव्वत के कारनामे आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करते रहेंगे। सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जांबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को, चूंकि होली के अवसर पर मैं नहीं आ पाया था, बिलेटेड मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का, मैं मानता हूं, पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के गनबली इलाके का दौरा किया। सिन्हा ने गुज़िश्ता हफ्ते दरियाए जहल में किश्ती उलटने से हलाक हुए अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की। इस हादसे में 6 अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। एलजी ने कहा कि वो यकीन दहानी देने नहीं आए बल्कि काम करके दिखाएंगे। सिन्हा ने महलूकीन के अहलखाना से मुलाकात की और उन खानदानों से भी मुलाकात की जिनके रिश्तेदार अभी तक लापता हैं। वाज़ रहे कि अभी तक 3 अफराद लापता है और उनकी तलाश जारी है। सिन्हा ने उस जगह का भी दौरा किया जहां ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें हर तरह की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दस्ता भारी हथियारों के साथ जम्मू पहुंचा है और उन्होंने रूट मार्च किया। अवाम 24 अप्रैल को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अपना वोट डालेंगे। जम्मू शहर की अगर मैं बात बता दूं कि जुगल चौक में इंतजाम किए गए हैं और
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर है। दूसरे चरण के चुनाव जो जम्मू रियासी सीट पर होने वाले हैं, ऐसे में रूट मार्च सीआरपीएफ के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक ये रूट मार्च चलेगा। एसपी सिटी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले चरण के चुनाव हो गए, दूसरे चरण के रहते हैं, बड़ी तैयारियां जोरों शोरों से रूट मार्च निकाल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जैसा आप जानते हैं इलेक्शंस 26 को हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलके एक जनरल एरिया डोमिनेशन एंड ये फ्लैग मार्च वाली एक्सरसाइज है, ताकि पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस सारी यहाँ पे अलर्ट हैं टू एंश्योर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। थैंक यू सो मच। तो आपको बता दें कि रूट मार्च निकाला जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है, ऑफिसर्स, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रूट मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये रूट मार्च होगा। और आपको बता दें कि भारी भरकम हथियारों के साथ, मैं राजीव से कहूँगी कि इस तरफ आए, भारी भरकम हथियारों के साथ ये जो रूट मार्च है लगभग 4 किलोमीटर तक की दूरी के। हालांकि इस तरह के रूट मार्च तब भी निकाले जाते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच हमेशा ही जम्मू कश्मीर में मतदान हुए हैं और अभी भी किसी तरह की ऐसी कोई घटना ना घटे। चूंकि ये इलाका थोड़ा इस तरह का होता है जम्मू कश्मीर में, किसी तरह की घटना ना घटे, ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कड़ी सुरक्षा के बीच साल 2024 के लोकसभा के दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो होने हैं। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी सीट पर ये चुनाव होंगे और भारी भरकम हथियारों के साथ सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जो जवान हैं लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, ये 4 किलोमीटर दूर जो है ये अपना फ्लैग मार्च निकालेंगे। 24 अप्रैल को होने हैं दूसरे चरण के मतदान। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।